ध्यान दिया जाए, पिछले क्लास में हम लोग पीरियड्स एंड ग्रुप का प्रेडिक्शन हम सीख चुके हैं। ध्यान दिया जाए, पिछले क्लास में प्रेडिक्शन ऑफ ए पीरियड एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हम लोग कर चुके हैं। आज का जो नेक्स्ट क्लास होगा एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। पेनल्टीमेट सेल एक बार बता दीजिए, सिंपल है। आउटर सेल को हम एन से डिनोट करते हैं और आउटर से जो पहले वाला होता है, नहीं, आउटर सेल से पहले वाला, इसी को हम क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल। इसको हम लोग n-1 से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए आपको फिफ्थ सेल लास्ट हो जाए तो आउटर से एक पहले वाला n-1 4-1 फोर्थ से 5-1 फोर्थ से पेनल्टीमेट सेल होगा। और पेनल्टीमेट से पहले वाला यानी आउटर से दो पहले वाला है, उसको बोलेंगे एंटी पेनल्टी मेट्स। इसको हम लोग n-2 से, आपको फिफ्थ सेल लास्ट है, आउटर है, तो थर्ड सेल क्या हो जाएगा? एंटी पेनल्टी मेट हो जाएगा। यही हम बताए। जो छूटा है पढ़ाएंगे, कल नेटवर्किंग का प्रॉब्लम था इसलिए क्लास ऑफ रखना पड़ा। क्या और तो करिए दिए, जिसको मन किए कर। ये तो अपने मन अपने विवेक पर डिपेंड करता है, जिसको मन करे कर दीजिए, नहीं मन करे मत कीजिए। ध्यान दिया जाए, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बात कोई ध्यान दीजिए, अगर एटम का साइज फिक्स होगा तब हम उसके साइज और रेडियस की बात करेंगे। लेकिन रियल में अगर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स साइज ऑफ एटम इज नॉट फिक्स, एटम का साइज फिक्स नहीं होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे तब हम कैसे कंपेयर करते हैं कि ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। 10th क्लास में पढ़कर आए हैं ना, अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेट अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज। तो जब आपको एक्चुअल साइज के बारे में पता नहीं तो कंपेयर कैसे होता है? जरूर कुछ रीजन होगा, इसी रीजन को डील करना है तो ध्यान से देखना है। इन जनरली हम लोग मानते हैं, जनरली हम लोग मानते हैं शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। ऐसे तो बाउंड्री फिक्स नहीं है,
लेकिन इन जनरल हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? हम लोग एज्यूम करते हैं शेप ऑफ एटम इज स्फेयर। जब स्फेरिकल होगा तो जो स्फेयर का रेडियस होगा, जो स्फेयर का रेडियस होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ एटम, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो ध्यान दिया जाए, आपका एटम का जो शेप स्फेरिकल, आपका एजम्पशन है, हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एज्यूम किए, ऐसा माना गया है कि एटम का जो साइज है आपको स्फेरिकल। क्वांटम मैकेनिक्स तो एक्चुअल साइज के बारे में बोलता ही नहीं, वो तो बोलता है कि साइज फिक्स नहीं है। कैसे बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन इज फाउंड समटाइम नियर टू द न्यूक्लियस, कभी न्यूक्लियस के नियर, तो एट अनदर टाइम वेरी फार अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, और कभी देखा जाता है कि न्यूक्लियस से वेरी फार अपार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कभी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कभी न्यूक्लियस के नियर होगा, कभी यहां तो कभी यहां। कितना भी बाहर जाएंगे प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। कितना भी न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होता है, यानी कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो अगर न्यूक्लियस से नियर होगा तो साइड ये हो जाएगा, अगर यहां चल गया तो साइड ये हो गया, यहां चल गया तो साइड ये हो गया। कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स नो फिक्स बाउंड्री ऑफ एन एटम। एटम का कोई बाउंड्री फिक्स नहीं, और जब बाउंड्री ही फिक्स नहीं है तो साइज का हम पता कैसे कर पाएंगे? क्या उसका साइज होगा? तो जब भी साइज हम कैलकुलेट करते हैं इन बॉन्डिंग स्टेट, बॉन्डिंग स्टेट में लेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव नहीं कर पाएगा, उसका साइज फिक्स हो जाएगा। तो जब भी एटॉमिक साइज को डिफाइन करते हैं इन बॉन्डिंग स्टेट, और द एटॉमिक रेडियस वेरीज बिकॉज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग वेरीज। आपका बॉन्डिंग का नेचर वेरी करता है, इसी वजह से जो सेम एटम का एटॉमिक रेडियस भी वेरी करेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कोवेलेंट रेडियस होगा, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तो मेटालिक रेडियस, अगर वांडर वाल अट्रैक्शन होगा तो वांडर वाल रेडियस, अगर आयन का केस हो जाए तो एटॉमिक रेडियस नहीं आयनिक रेडियस हो जाएगा, राइट। तो आपको फिक्स बाउंड्री नहीं है, किसके अकॉर्डिंग? क्वांटम मैकेनिक्स। कभी न्यूक्लियस के नियर तो कभी न्यूक्लियस से वेरी फार अपार्ट, राइट। तो इसका कोई फिक्स बाउंड्री तो हुआ नहीं। तो इस स्टेट में बाउंड्री फिक्स होगा इन बॉन्डिंग स्टेट। तो इस बॉन्डिंग स्टेट के बेसिस पर on the basis of bonding state, समझिएगा, यहां से
आपको तो देख लिए कि कोई फिक्स बाउंड्री नहीं, इजीली इसके साइज को हम डिटरमाइन कर नहीं सकते। ऊपर से एटम का साइज इतना छोटा होता है, किस ऑर्डर में बोला जाए। अगर हम इसके साइज की बात करेंगे, आपको चार्ट में लिखे हुए हैं, आपको 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी कहा जाए कि एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसके साइज को देखा गया अप्रोक्स में 1.2 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्स। तो सोचिए 10 टू द पावर -10 मीटर कितना छोटा है। आपका 1/10 टू द पावर 10 मीटर, 10 टू द पावर 6 10 लाख होता है, 10 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा आपका 1 अरब हो जाएगा। अब इससे बड़ा है और 1 का 1/10 टू द पावर 10 पावर कर दिया जाए तो साइज कितना छोटा हो जाएगा। तो इतने छोटे साइज को डिटरमाइन करना वेरी डिफिकल्ट होगा, राइट। इसीलिए हम एटम के साइज को इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, और साथ ही साथ बाउंड्री भी फिक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तब भी हम लोग इसके साइज को इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, बाउंडिंग स्टेट में डिटरमाइन करना होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ बाउंडिंग स्टेट एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, 3 कैटेगरी में। किस बेसिस पर, बाउंडिंग स्टेट के बेसिस पर। कौन कौन, फर्स्ट कोवैलेंट रेडियस, सेकंड मेटालिक रेडियस, एंड थर्ड है वंडर वाल। इसी हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कोवैलेंट रेडियस। बोला जाए यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक सब सर। अगर आयन के केस को लेंगे तो आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को, अगर एटम के केस में जो रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस, और आयन होगा तो आयनिक रेडियस, राइट। अब ध्यान दीजिए, अगर एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना होगा तो जनरल आपको अगर सिंपल फॉर्म में डिफाइन करेंगे, नहीं तो उसके बाद आपको कोवैलेंट रेडियस को बाउंडिंग स्टेट में, मेटालिक रेडियस को बाउंडिंग स्टेट में, और वंडर वाल रेडियस को बाउंडिंग स्टेट में डिफाइन करते हैं। नहीं तो सिंपली क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एटम को स्फेरिकल अज्यूम किए हैं, सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही क्या है एटॉमिक रेडियस। तो हम इन जनरल डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यानी आपको जनरली कैसे डिफाइन करेंगे, बॉन्डिंग स्टेट समझा रहे हैं। एटॉमिक रेडियस को जनरली
defined as the distance between nucleus and outer cell electron cloud। आपका इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट इवॉल्व करता है, बात कोई नहीं, इतना फास्ट इवॉल्व करता है कि क्लाउड के फॉर्म में रहेगा। तो क्या बोलिएगा कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस, और इसी के बीच का जो डिस्टेंस है एटॉमिक रेडियस। और रेडियस जितना ही बड़ा होते जाएगा साइज उतना ही बड़ा होते जाएगा। अगर साइज को कंपेयर करना हो तो एटॉमिक रेडियस को ही कंपेयर करेंगे। तो दिक्कत क्लियर? अब ध्यान दिया जाए, हम एटॉमिक रेडियस को बॉन्डिंग स्टेट के बेसिस पर आउटर ही क्यों लिए हैं? आप ही बताइए। आप जब घर बनाते हैं तो अपने घर का साइज क्या लेते हैं? पूरा आप बोलिएगा कि एकदम आउटर बाउंड्री को लेते हैं, इधर बोलिए कि भीतर के रूम को ले लीजिएगा। जो आपका घर का क्या बाउंड्री है, या किसी फील्ड में खेलते हैं तो क्या लेंगे? जो सबसे आउटर वाला है उसी को लेंगे। इसीलिए आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लिया गया है। हम इनर वाले को लेंगे तो साइज थोड़ा मिला। कहां तक आपका आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बीच का डिस्टेंस को लिया जाएगा, वो एटम का साइज और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा एटॉमिक रेडियस। अब ध्यान दीजिए, क्या मैंने आज तो हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये वाला इसको इधर कर दे, 1 मिनट रुक जाइए। ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। यहां से हम सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस को ले रहे हैं। ध्यान दिएगा, अगर एटम के बीच नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा बॉन्ड हो जाए? कोवेलेंट बॉन्ड। 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, जब 2 एटम के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन, दैट केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट। एग्जांपल Cl2 को ले लिया जाए। 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, 10th क्लास में Cl2 मॉलिक्यूल को लिया जाए, 2 एटम क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आएगा। इसके भी आउटर सेल में 7, इसके भी आउटर सेल में 7। क्या बोलेगा? बोलेगा देखिए भाई, आपके भी आउटर सेल में 7 है और मेरे भी आउटर सेल में 7 है। अगर हम लोग 1-1 का शेयर कर लेंगे, आपका भी ऑक्टेट हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। आप भी स्टेबल, हम भी स्टेबल, आराम से दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे। तो अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होना चाहिए? कोवेलेंट। अरे 2 एटम के बीच शेयरिंग से फॉर्म होना चाहिए। और जनरली नॉन मेटल एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कुछ स्पेशल केस होगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड,
ऑर्गेनिक में हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जैसे RMDX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3CH2, MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर कार्बन के साथ मैग्नीशियम आपको कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के केस में मेटल भी आपको कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। नहीं तो इन जनरल नॉन मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, नहीं तो मेटल और नॉन मेटल के बीच मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कैटायन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एनायन, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। राइट, हम ये बताए हैं। आप लोग 10th क्लास में क्या पढ़कर आए थे? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के बीच होता है, क्योंकि शेयरिंग करना है। अगर मेटल नॉन मेटल होगा, पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। धन्यवाद। आपको मेटल की बात कीजिए, जैसे हम NaCl को ले, बोलिए आप, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल। Cl में सोडियम किस फॉर्म में है? Na+ के फॉर्म में, और क्लोरीन Cl- क्लोराइड, क्या आप लोग जानते हैं? तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन और प्लस माइनस के बीच एक्शन। सिंपली, प्लस माइनस के बीच सिंपली, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ टेंथ में नहीं पढ़े हैं? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच सिंपल। आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या हम बोलेंगे? इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? आयनिक बॉन्ड। तो जब आपको केमिकल बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वन एटम से अनदर एटम में कंप्लीट ट्रांसफर से होता है, सोडियम लॉस किया उसको क्लोरीन गेन कर दिया, यानी अपने इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक होगा। लेकिन शेयरिंग से बनेगा तो कोवेलेंट बनेगा। तो जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आगे बताएंगे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी डेवलप होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर केमिकल बॉन्डिंग में सब सिखाएंगे। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर हजार्ड्स रूल से, और कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर डाइपोल मोमेंट से आगे देखा जाएगा। यहां से लेकिन हम ये बोल रहे थे ऐसे तो जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, लेकिन कुछ ऐसा केस होता है कि जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत अधिक नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? वहां पर मेटल और नॉन मेटल भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये आगे देखना है। अभी केवल समझिए जो इन जनरल 10th में पढ़कर आए, क्या पढ़कर आए? नॉन मेटल एटम और नॉन मेटल एटम
के बीच क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर? कोवैलेंट रेडियस, जो कोवैलेंट रेडियस को डिफाइन करते हैं आपको सिंगल बॉन्ड के ही केस में करते हैं जो डिफाइन किया जाता है। ध्यान दिया जाए। अब यहां से जब नॉन मेटल क्या करे, सेम नॉन मेटल एटम आपको शेयरिंग करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। किसका फॉर्मेशन? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई of two covalently bonded atom is called internuclear distance। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? Internuclear distance। दो टर्म आता है, एक केमिस्ट्री में इंटर आएगा और एक इंट्रा आएगा। केमिस्ट्री में टू टर्म्स आता है, वन इज इंटर और अनदर इज इंटर। एक इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर। जहां इंटर मॉलिक्यूलर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका टू मॉलिक्यूल के बीच। अगर इंटर एटॉमिक की बात करें तो टू एटम के बीच, जहां इंटर की बात करें, और इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात करेगा तो विद इन अ मॉलिक्यूल टू एटम के बीच हो जाएगा। अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर बोल दे, इंट्रा मॉलिक्यूलर तो विद इन अ मॉलिक्यूल, और इंटर मॉलिक्यूलर तो टू मॉलिक्यूल के बीच, और इंटर एटॉमिक टू एटम के बीच, या इंटर एटॉमिक या इंटर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब टू एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे तो उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ को भी डिफाइन करना होगा, केमिकल बॉन्डिंग में डिफाइन किया जाएगा तो इसके ही टर्म में डिफाइन करेंगे। कैसे कीजिएगा? The distance between nuclei of two covalently bonded atom is called bond length। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाए, अगर इसका हाफ कर देंगे तो half of the internuclear distance of two covalently bonded atom is called कोवैलेंट रेडियस। कैसे बोलेंगे? कोवैलेंट रेडियस, राइट। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। इसको हम डिफाइनिंग करते हैं जानिए जाए। आपको हम डिफाइन किए हैं द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इसका द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई of two similar atoms bonded by single covalent bond। इंट्रा क्या बताए? इंट्रा बताए इंट्रा मॉलिक्यूलर। जैसे मान लीजिए
हम इस मॉलिक्यूल को ले लेंगे, आगे सब क्लियर और होगा। प्लस माइनस कैसे आगे आगे देखेंगे, या माइनस प्लस, सेम मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के टू एटम के बीच प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन हो जाएगा। कैसे प्लस कैसे माइनस को आगे देखेंगे, इसलिए भी छोड़ दिए। विदिन अ मॉलिक्यूल दो एटम के बीच तो इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हो जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर, आगे देखा जाएगा। तो क्वेश्चन डिफाइन किया, द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the centers of nuclei of two similar atoms bonded by single covalent bond is called कोवेलेंट रेडियस। कैसे हम डिफाइन किया है, द वन हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इस डिस्टेंस का वन हाफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर, इसका वन हाफ बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स कॉल्ड कोवेलेंट, it's called covalent, right? इस मान लीजिए ए भी एटम ए है, सिमिलर एटम और ए भी एटम ए, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस, इसको दिखाएंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को या बॉन्ड लेंथ को डी। अगर ए और ए के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को डी ए और बी के बीच होता तो DAB को दिखाते डी, यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ ए कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ए एंड बी, ए और बी जब कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाय 2, इन आपका बॉन्ड लेंथ बाय 2 आपको हो जाएगा, इन जनरल हो जाएगा, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पर एक फार्मूला वेरी करेगा, लेकिन पहले इसको ही लेंगे जब ले रहे हैं। तो बोलिए ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, आपको इन जनरल हम क्या बोलेंगे, आरसी प्लस आरसी, दोनों रेडियस को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, बोला जाए बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा, यानी डी ए 2RC DA, यानी RC इक्वल टू DA बाई, तो क्या हो जाएगा, यानी कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बट इन जनरल आपको हर एक केस में नहीं होगा, आपको वो जनरल केस में ही होगा। कब ऐसा नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत अधिक हो जाए, राइट, उस केस में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाएगा वो आगे बताना है, इसलिए इसका जो कुछ पार्ट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बताने पर ही समझ में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करेंगे वहां पर रिलेट करेंगे। बस अभी इसी चैप्टर में अभी इसको याद रखेंगे कि एटॉम कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ।
आगे बढ़ा जाए। तो कोवेलेंट बॉन्ड, उस केस में रेडियस कोवेलेंट रेडियस। अगर मेटालिक बॉन्ड हो जाए, अगर हम सेकेंड केस देते हैं मेटालिक रेडियस का, तो नेम से ही लग रहा है। व्हाट इज द प्रूफ? किसका प्रूफ बोलिए? सर कोवेलेंट रेडियस हाफ होगा, इसका क्या प्रूफ है? क्या बोले? कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, इसका क्या प्रूफ है? आपको क्या प्रूफ है कि यहां से क्या देख रहे हैं कि जब यहां से आपको शेयर कर रहा है तो क्या होगा कि जो रेडियस होता है, आपको न्यूक्लियस और आउटर सेल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके बीच का डिस्टेंस होता है, तो शेयर करेगा तो यहाँ पर बहुत अधिक पार्ट शेयर नहीं होता है, क्योंकि तो एटम का तो सही, एटम का जो साइज वेरी स्मॉल है, तो इस पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहां से जो हाफ करेंगे तो क्या मानते हैं, आपको जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसीलिए इसको हम रेडियस मान लेते हैं। आपको इस डिस्टेंस को बहुत थोड़ा का अंतर होता है, इसीलिए अप्रोक्स में रेडियस के इक्वल होता है, इसीलिए इसका जो हाफ होता है इसको हम एटॉमिक रेडियस के टर्म में डिफाइन करते हैं। समझाया? बोलिए। सर दोनों में डिफरेंस होता है ना, रेडियस में और कोवेलेंट रेडियस में ऑफ एन एटम? आपको रेडियस और जो कोवेलेंट रेडियस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या था कि हम जो हाफ माने हैं तो यहाँ तक नहीं है, बस आपको एक अप्रोक्स में उसकी इक्वल है, राइट। इसीलिए आपको हम यहां से जो जब स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे डिफ्रैक्शन से इसके साइज को मेजर किया गया तो क्या हो रहा था, इसके बॉन्ड लेंथ का हाफ आ रहा था, इसीलिए उसके टर्म में डिफाइन किया गया। जो आपको इतना होना चाहिए उससे थोड़ा सा छोटा होता है। जब एक्सरे स्टडी किया गया या आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, उसमें आपको मिला कि बॉन्ड लेंथ का हाफ ही उसके रेडियस के इक्वल आ रहा है। मेटालिक बॉन्ड किसके बीच होगा? बोला जाए मेटल एटम एंड मेटल एटम। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल एटम एंड नॉन मेटल एटम। मेटालिक बॉन्ड मेटल एटम एंड मेटल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बताए कि जब हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चैप्टर में, तो वहां पर करेंगे। आप जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हो रहा था, जो बॉन्ड लेंथ आप कर रहे थे वेरी, और उसको एक्सप्लेन किया स्टूनमेकर एंड स्टीवेंसन। अरे माइक ऑफ रखिए आप लोग। ओ आगे हम इसी चैप्टर में करेंगे, अब इसको देखा जाए। मेटालिक बॉन्ड एक बार और रिपीट कर दीजिए जो भी बता। इसके बीच होगा मेटल एटम एंड मेटल एटम। देखने से लगता है कि मेटल एटम और मेटल एटम के बीच होगा, लेकिन रियल में कुछ स्पेशल ही होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कर्नल के बीच। यह दो टर्म आएगा, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कर्नल्स। रियल में इसकी होता है
कैसे हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे आप लोग। हम एक मेटल को ले लिए, आयरन को ले लिए। आयरन सॉलिड, लिक्विड की गैस, सॉलिड, आयरन फिजिकल स्टेट सॉलिड। तो अगर आयरन के रड को ले लीजिएगा, मान लीजिए यही आयरन का रड है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे जिसको मोल से कैलकुलेट, इसके मास को कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मोल मिल जाएगा। और मोल मिल जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सारे एटम्स। तो जो आयरन एटम है, मेटल है, मेटल का प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन? पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन। Fe3+ मान लीजिए फेरिक आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन। Fe3+, 3 को लॉस किया, Write it down. Fe3+। तो क्या हम देख रहे हैं, जो आयरन है 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Fe3+ के फॉर्म में, Fe3+ 3 को लॉस किया, दिखा है लग क्या रहा है? लग रहा है कि पूरी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन फैला हुआ। जैसे नदी में जाइएगा, समुद्र में जाइएगा, अगर सी में जाए तो वाटर फैला हुआ है, नहीं, उसी तरह से आपको लग रहा है कि ये जो मेटल क्रिस्टल है, इलेक्ट्रॉन्स फैला हुआ है, इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का सी है, या वाटर का सी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का सी, राइट। अब आप ही बताइए, अगर Fe3+ की बात किया जाएगा तो इस आयन के पास है क्या क्या? अगर इस आयन की बात करेंगे तो इसके पास क्या बचा हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन को तो लॉस कर दिया, तो Fe3+ के फॉर्म में आयरन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया और Fe3+ के फॉर्म में आ रहा है, तो इसके पास क्या बच गया? क्या बोलिए? आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन उसको लॉस किया, बोला जाए क्या बच गया है? कोर इलेक्ट्रॉन। तेज बोलिए कोई। सर प्रोटॉन बचा है। प्रोटॉन बचा है। अरे आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 26 है, और 3 को लॉस किया तो खाली प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है सर। बोलिए तो क्या क्या हुई, तो पूछ रहे हैं इसके पास क्या क्या बचा? अगर एटम की बात कीजिएगा तो सेंटर में न्यूक्लियस, एटम की बात करेंगे सेंटर में न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और सेल में इलेक्ट्रॉन्स आपको रिवॉल्व कर रहा है। तो बोलिए, अरे इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
and inner shell electrons are called core electrons. बता चुके हैं। Electron. तो आपको आउटर वाले को लॉस किया तो क्या बच गया? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस आप प्लस कोर इलेक्ट्रॉन को कलेक्टिवली इसका नेम दिया गया है पॉजिटिव टर्मिनल। इसी का नाम क्या दिया गया? पॉजिटिव न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल है न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, जो कटायन होगा उसी को बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, सबको क्लियर है? अब ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और पॉजिटिव टर्मिनल पर प्लस चार्ज है। प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन। Attraction. अट्रैक्शन किसके बीच है? इससे के बीच क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयोनिक बॉन्ड। आपको प्लस माइनस के बीच यानी पॉजिटिव टर्मिनल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच सर मोड होता है। हम बोलिए सर को इलेक्ट्रॉन है, कॉक्स इलेक्ट्रॉन है क्या? सर? वहाँ पर को इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल को लॉस करेगा। आप 4 से निकाले हैं, 3D से निकला है, तो बाकी जो बच जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास जो 23 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा वो क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन्स है। और न्यूक्लियस तो है ही है, और दोनों को हम सबका बोलेंगे पॉजिटिव कर्नल बोलेंगे। क्लियर हुआ? बोला जाए, बोलिए आप लोग। Yes, हो sir. गया सर। यस सर। हो गया सर। आरई कोर इलेक्ट्रॉन आरई है। कोर इलेक्ट्रॉन ध्यान दिया जाए तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नेल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अट्रैक्शन तो इसके बीच है, लेकिन इतना होता है कि मेटल एटम क्या होते हैं, हम पैक हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड बना हुआ है। रियल में अट्रैक्शन किसके बीच? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नेल। लेकिन मानते क्या है? मेटल एटम बॉन्डेड हो गया है और इसी बॉन्ड को बोलेंगे मेटालिक। मेटालिक नहीं